हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के मिड टर्म के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ये रिक्वेस्ट की, सर बिजनेस स्टडी का हमारा पेपर है, बिजनेस स्टडी का हमारा पेपर है, हमें जो है बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर का जो है सॉल्यूशन लेकर आइए, क्योंकि हमें जो है हिंदी में इसका सॉल्यूशन जो है नहीं मिल रहा है। तो आज हम जो है इसी के रिगार्डिंग, इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन सा सैम्पल पेपर है, कहाँ से आपको ये मिलेगा, ये सीबीएसई, एक तो सीबीएसई की साइट पे आपको मिल जाता है, ये वाला जो है आपको एड्यूडेल आप करके डालेंगे, ठीक है, ADUDEL एड्यूडेल करके डालेंगे, उस साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है ये सैम्पल पेपर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मिड टर्म के लिए बना हुआ है। मैं सीबीएसई का इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि उसमें तो ओवरऑल है, ये वाला आपके लिए अभी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी जो आपका मिड टर्म में एग्जाम होने वाला है, इस सैम्पल पेपर को आप घोल कर जो है पी जाइएगा, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम के आने के जो चांसेस हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा हैं। ये सैम्पल पेपर इंग्लिश में है, बट मैं एक एक चीज़ आपको जो है हिंदी में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका तो हिंदी मीडियम है, तो एक एक चीज़ आपको हिंदी में बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या इसका हिंदी में मतलब है। तो देखिए, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। मतलब कि प्रबंध के काम होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा प्रबंध के 5 काम होते हैं, तो हमें इसके अंदर ये बताना है कि प्रबंध के जो काम होते हैं उनकी सीक्वेंस क्या होती है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो जैसा कि आप जाते हैं, प्रबंध के जो काम होता है, प्रबंध का जो प्रक्रिया होती है, किस तरीके से प्रबंध किया जाता है, तो भाई पहले जो है नियोजन होता है, फिर संगठन होता है, फिर नियुक्तिकरण होता है, फिर निर्देशन होता है और फिर नियंत्रण होता है। ये 5 काम होते हैं, तो बस उन्हीं 5 को देख लीजिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये 5 काम प्रबंध के होते हैं। ये प्रोसेस होता है कि अगर मेरे को प्रबंध करना है तो किस तरीके से किया जाता है। तो भाई पहले प्लानिंग होती है, नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डूइंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट, नेम द टर्म एसोसिएट विद मैनेजमेंट। यहाँ पे कह रहा है काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना। देखो, दो तरीके की टर्म होती हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है प्रबंध वाला, एक होता है प्रभावपूर्णता और एक होता है आपका कुशलता। ये दोनों टर्म के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन हर बारी आता है, तो इन दोनों टर्म को आप बहुत ही अच्छे से जो है पढ़कर जाएंगे। एक होता है प्रभावपूर्णता और एक होता है आपका कुशलता। प्रभावपूर्णता क्या कहता है? प्रभावपूर्णता कहता है कि भाई इफेक्टिवनेस, काम को समय पे पूरा करना है, लागत जितनी भी आए। जबकि कुशलता का कहती है एफिशिएंसी कहती है कि काम को मिनिमम लागत पे पूरा करना है, टाइम कितना भी लगे। तो यहाँ पे कह रहा है काम को मिनिमम लागत पे पूरा करना। प्रबंध के अंदर वो कौन सी टर्म है जो यूज होती है? तो देखिए, एफिशिएंसी के अंदर सी आता है, सी को कॉस्ट मान लीजिए। इफेक्टिव के अंदर टी आता है, उसको टाइम मान लीजिए। इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव या इफेक्टिवनेस कुछ भी कह सकते हो, ये फोकस करता है टाइम पे, एफिशिएंसी फोकस करता है कॉस्ट पे। ठीक है, एफिशिएंसी को जो है कुशलता कहते हैं, इफेक्टिवनेस को प्रभावपूर्णता कहते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट पे कौन कहता है? एफिशिएंसी कहती है काम को मिनिमम कॉस्ट पे करना है, और इफेक्टिवनेस कहता है काम को जो है मिनिमम टाइम पे पूरा करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी जो है कुशलता, वो बात करती है काम को न्यूनतम लागत पे पूरा करने पर, काम को न्यूनतम लागत पे जो है पूरा करना है भाई, कैसे भी करके। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोटेक्स लिमिटेड इज टू इंक्रीज सेल बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। एक कंपनी है जिसका नाम है कोटेक्स लिमिटेड, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या चाहता है? उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो अपनी सेल को 10% से जो है बढ़ाना चाहते हैं। और कैसे बढ़ाना चाहते हैं? कस्टमर्स को डिस्काउंट देकर वो अपनी 10% सेल को बढ़ाना चाहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट में नॉट बी अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट एज इट मीन लॉस ऑफ रेवेन्यू।
लेकिन जो उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई हम जो है कस्टमरों को डिस्काउंट नहीं दे सकते, इसका हमारे आगम पे, हमारे रेवेन्यू पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारे लिए लॉस है। आपको अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो डिस्काउंट के अलावा कुछ और मेथड देखिए, डिस्काउंट को देकर आप सेल को इंक्रीज करेंगे, ये हम जो है इसको हम अप्रूव नहीं करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट मना कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला चाहता है। दिस काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की लड़ाइयाँ एक संगठन में देखने के लिए मिलती हैं, बिकॉज ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म एक्टिविटी इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट आर बिकमिंग मोर रिजिड। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस तरीके की लड़ाइयाँ एक संगठन में देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि ईच डिपार्टमेंट परफॉर्म इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से अलग है, हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट का काम जो है वो अच्छे तरीके से करना चाहता है, एंड बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, जिससे कि भाई हर डिपार्टमेंट चाहता है मेरे डिपार्टमेंट का काम अच्छे तरीके से हो, ठीक है, बिटवीन डिपार्टमेंट आर बिकमिंग मोर रिजिड, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से विभागों के बीच ये कह सकते हो बाधाएं आ जाती हैं, और जो कि संगठन के उद्देश्य को अचीव करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये यहाँ पे कहता है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे समन्वय के एक महत्व के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे समन्वय के किस महत्व की बात की गई है, समन्वय के महत्व बताना है। तो आज 4 पॉइंट होते हैं समन्वय के महत्व पे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रियात्मक विभेदीकरण, फंक्शनल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं क्रियात्मक विभेदीकरण। तो सी का जो करेक्ट आंसर है वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई क्रियात्मक विभेदीकरण का, कि एक संगठन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना जो है टास्क को बेटर से बेटर करना चाहता है, जिसकी वजह से, और सब डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट से बेस्ट करना चाहता है। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो भाई फिर काम में रुकावट आ सकती है, बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात की गई है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इसका नाम है क्रियात्मक विभेदीकरण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सूजी इंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 25% इन द नेक्स्ट ईयर। सूजी इंटरप्राइज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्लान कर रही है टू इंक्रीज इट्स सेल बाय, अगले साल उसकी सेल 25% से बढ़ जाए, अगले साल उसकी सेल जो है 25% से बढ़ जाए, ये वो प्लान करने का सोच रही है। कह रहा है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रबंध की कौन सी विशेषता लग रही है, इस ये जो ऊपर बात की गई है। सूजी लिमिटेड का अगले साल का टारगेट है, अगले साल का गोल है कि उसकी सेल 25% बढ़ जाए। तो मैंने बोल ही दिया आपको कि यहाँ पे प्रबंध की कौन सी विशेषता लग रही है। देखिए पहली जो विशेषता लिखी हुई है यहाँ पे प्रबंध की, अगर आपको विशेषताएं पता हो, पहली जो यहाँ पे आपको विशेषता लिखी हुई है वो है प्रबंध जो है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो। प्रबंध इज गोल ओरिएंटेड, मतलब प्रबंध की जरूरत हमें तब पड़ती है जब प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य होता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया या ऑल अबव। तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास टारगेट क्या है, आपके पास गोल है कि अगले साल आपको अपनी सेल को 25% बढ़ाना है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध की आवश्यकता तब पड़ती है जब प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य है आपके पास कि नेक्स्ट ईयर आपको अपनी सेल 25% बढ़ानी है। तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुल नॉट obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to subordinate for presenting his or case. Identify the principle of management, highlight the above. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये क्या कह रहा है।
कह रहा है मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर के पास, एक प्रबंधक के पास ये अधिकार होता है, ये अधिकार होता है कि वो अपने कर्मचारी को पनिश कर सके, दंड दे सके अगर उसने कोई गलत काम किया है तो, बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू अ सबऑर्डिनेट। लेकिन तब वो उसको पनिश करने के लिए तब लायबल है जब उस मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व दिए हो उस काम को प्रेजेंट करने के लिए। तो फ्यूल के जो 14 सिद्धांत होते हैं उसमें से हमें बताना है यहाँ पे कौन सा 14 सिद्धांत लग रहे हैं। पहला है अधिकार और उत्तरदायित्व, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है इक्वालिटी, फिर है स्टेबिलिटी, इस कर्मचारियों का स्थायित्व और ये डिसिप्लिन वगैरह, अनुशासन वगैरह। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लग रहा है फ्यूल का वो है अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व ये कहता है कि भाई अगर कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को, अपने कर्मचारी को कोई काम सौंपता है, किसी काम को करने का अधिकार देता है, अथॉरिटी देता है, तो उसको उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को केवल अथॉरिटी दी है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी है किसी भी काम को करने की, तो वो उसको पनिश करने के लिए लायबल नहीं है। एक सबऑर्डिनेट तभी काम कर सकता है जब उसको किसी काम को परफॉर्म करने के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही दिए गए हों। तो कर सकता है बिल्कुल, लेकिन कब? जब उसको अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है अधिकार और उत्तरदायित्व की। अगले में कहता है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अकॉर्डिंगली जो डिसिप्लिन वाला जो आपका प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो अनुशासन जो है, जो संगठन के नियम वगैरह जो होते हैं वो उनका उस गुड सुपीरियर एट ऑल द लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बात की गई है कि जो डिसिप्लिन वाला, जो अनुशासन वाला जो प्रिंसिपल है वो जो है क्या कहता है, उसका मीनिंग आपको जो है पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले में कह रहा है कि भाई जो अनुशासन होता है उसकी आवश्यकता हर लेवल पर पड़ती है, सुपीरियर एट ऑल द लेवल, मतलब उच्च, मध्य, निम्न, हर जगह पड़ती है। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही है। स्पष्ट और फेयर एग्रीमेंट्स होना चाहिए कर्मचारियों और मैनेजर्स के बीच में। अगर कोई दंड करता है तो उसके लिए जो है प्रॉपर जो है क्या पनिशमेंट वगैरह देनी चाहिए, वो उसके लिए जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, डिसिप्लिन का पालन नहीं किया, तो उसे क्या पनिशमेंट वगैरह देनी चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्यूल का जो डिसिप्लिन, अनुशासन वाला प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? तो ये भाई ये सारा का सारा कहता है ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। अनुशासन का पालन सबको करना चाहिए, ये तो है ही। और अगर कोई कर्मचारी कोई गलत काम कर देता है तो किसी अनुसार डिसिप्लिन को तोड़ देता है एक संगठन के अंदर, तो उसको क्या पेनल्टी देनी चाहिए ये भी कहता है। और कर्मचारी के बीच में और उसके बीच में क्लियर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, ये भी फ्यूल का सिद्धांत कहता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव जो इसका आंसर है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो है ये टेलर के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैत्री ना कि मतभेद। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मैत्री ना कि मतभेद। तो मैत्री ना कि मतभेद का क्या मतलब होता है? पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। मैत्री ना कि मतभेद जो टेलर का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई दोनों के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में जो है ना मानसिक क्रांति आनी चाहिए, मेंटल रिवॉल्यूशन। मतलब दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे, तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। अगर हम दोनों लड़ेंगे भिड़ेंगे आपस में एक दूसरे से तो दोनों ही अच्छा लाभ नहीं कमा पाएंगे। टेलर का ये मानना है कि संगठन के अंदर इस तरीके का वातावरण बनाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। ये कहता है मैत्री ना कि मतभेद। तो अब देखिए कौन सा यहाँ पे पॉइंट है। द मैनेजमेंट शुड प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट and any task. The management should engage in scientific inquiry. The management should focus on observation and analyze. The management should share the gain of profit of a company with their workers. इसमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो जो है
बात करता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड की, मैत्री ना की मतभेद। क्या बोला मैंने कि संगठन के अंदर इस तरीके का वातावरण जो है बनाया जाना चाहिए कि दोनों अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, अधिक लाभ तब कमा सकते हैं जब दोनों के अंदर मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों के अंदर मानसिक क्रांति आ जाएगी तो भाई तो तभी दोनों अधिक लाभ जो है अर्जित कर सकेंगे। ये जो है यहाँ पे बात की गई है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी। डी जो है वो करेक्ट आंसर है, मैत्री ना की मतभेद। इस चीज पे फोकस करता है कि एक संगठन को अपने कर्मचारियों के साथ जो है लाभ का बंटवारा जो है वो करना चाहिए। उसके बाद कहता है अ वर्कर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द सीईओ ऑफ द कंपनी विद अ कंप्लेन रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन इन अ फैक्ट्री। एक संगठन के अंदर एक कर्मचारी सीधे कंपनी के सीईओ से बात कर सकता है अगर उसको जहाँ पे वो काम कर रहा है, वर्किंग इन्वायरमेंट जहाँ पे, अगर वहाँ पे उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा एक नॉर्मल वर्कर सीधा कंपनी के सीईओ से बात कर लेगा। तो कह रहा है यहाँ पे बताइए किस सिद्धांत को जो है वॉयलेट किया जा रहा है, किस सिद्धांत का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। पहला जो है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा स्केलर चैन और तीसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, यहाँ पे जो है भाई किसका वो हो रहा है, स्केलर चैन जो होती है इसका यहाँ पे पालन जो है नहीं हो रहा है। सोपान श्रृंखला ये कहती है कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकांश तक एक सीधी रेखा में बात चलती है। भाई किसी को भी अगर किसी से बात कहनी है, अगर किसी वर्कर को पहले वो लोअर को बताएगा, फिर मिडल को बताएगा, फिर बात जो है टॉप पर जाएगी। ऐसे ही फिर टॉप वाला मिडल को, मिडल वाला लोअर को, लोअर वाला अपने कर्मचारी को बताएगा। इस तरीके से स्केलर चैन चलती है। लेकिन यहाँ पे सीधा वर्कर ने सीधा सीईओ से बात कर ली तो स्केलर चैन को जो है तोड़ दिया है। उसके बाद कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर एंड फोर्सेस। व्यावसायिक वातावरण जो है किन घटकों और किन कारकों का सम होता है, जो बिजनेस के आंतरिक के अंदर अवेलेबल होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं, बाहरी अवेलेबल होते हैं और ऑल ऑफ द अबव। तो भाई व्यावसायिक वातावरण का लिंक उन सभी तत्वों, उन सभी कारकों, उन सभी घटकों से है जो बिजनेस के बाहर अवेलेबल होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस का जो सम होता है इट्स कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। वो व्यावसायिक वातावरण होता है जिसके अंदर हमने पढ़ा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑन 8 नवंबर, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ये ऑन 8 नवंबर 2016 जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विद द अनाउंसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 के नोट जो हैं वो क्या कर दिए थे, उसको भाई डिमोनेटाइज कर दिया था कि भाई अब लीगल टेंडर मनी नहीं है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस इशू न्यू नोट 500 ऑफ 2000 इन एक्सचेंज ऑफ द डिमोनेटाइज बैंक नोट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बिंग डिस्क्राइब द अबव लाइन। तो भाई यहाँ पे जो बात की गई है वो डिमोनेटाइजेशन की बात की गई है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नोटबंदी की यहाँ पे जो है बात की गई है। उसके बाद कहता है देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। मतलब कि जैसे कि आप जानते ही हैं ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे बता रहा है कि भाई जैसे कि कोई जॉब्स वगैरह जो है, जितनी भी जॉब्स वगैरह निकलती है तो रिजर्वेशन जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो सोसाइटी के जो पिछड़े हुए के लोग होते हैं, कमज़ोर सेक्शन के जो लोग होते हैं, उनके लिए हर जगह जो है रिजर्वेशन रहता है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो है व्यावसायिक वातावरण के किस आयाम के बारे में बात की गई है। यहाँ पे व्यावसायिक वातावरण के किस आयाम के बारे में बात की गई है ये यहाँ पे बताना है। देखिए भाई हर जॉब्स वगैरह के लिए वहाँ पे जॉब्स हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पे जैसे आप देखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के लिए रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पे भाई किस चीज़ की यहाँ पे बात की गई है ये हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देखेंगे, पहला जो है वो है तकनीकी इन्वायरमेंट। तकनीकी इन्वायरमेंट जो है वो तो यहाँ पे हो नहीं सकता, कोई टेक्नोलॉजी चेंज की जो है यहाँ पे बात नहीं चल रही है। ठीक है, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तकनीकी तो हो नहीं सकता। ठीक है, और इकोनॉमिकल है ही नहीं ऑप्शन में, तो दो तो बात ही खत्म हो गई, रह गए तीन, पॉलिटिकल, लीगल और सोशल। ये तीन इसके अंदर रह गए हैं। अब देखिए
होता क्या है भाई, हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ में जो है ये लॉ बना हुआ है, ये कानून बना हुआ है कि भाई जो भी सोसाइटी के जो पिछड़े हुए उसके लोग होते हैं उनके लिए भाई रिजर्वेशन रहेगा ही रहेगा, ताकि सबके साथ जो है ये कह सकते हो इक्वालिटी हो सके, सबको वो मिल सके। लेकिन वो लॉ है, वो कानून है, वो होता ही होता है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे होना चाहिए वो लीगल इन्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। मेरे अकॉर्डिंगली लीगल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसका मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसका जो है लीगल लगा लीजिए, लीगल इन्वायरमेंट जो है होना चाहिए। अगर आपको कुछ इसका पता चले तो मुझे जो है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताइएगा। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लीगल बोल रहा हूँ कि भाई वो चीज़ कानून है, वो लॉ है, वो रहेगा ही रहता है, ठीक है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसका आंसर कुछ पता है, कुछ आपके स्कूल में किसी ने, मैडम ने कुछ बताया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद कहता है व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। आफ्टरवर्ड मैनी अदर एप्लीकेशन केम बट स्टिल व्हाट्सएप इज नंबर 1 इन द मोबाइल चैट। कह रहा है भाई व्हाट्सएप जो है वो पहली एप्लीकेशन है मोबाइल चैट की, इसके बाद बहुत सारी एप्लीकेशन आई लेकिन व्हाट्सएप जो है वो नंबर 1 पे रही। विच इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड हेयर। कह रहा है यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट के, व्यावसायिक वातावरण के किस महत्व के बारे में, किस महत्व के बारे में बात की गई है। ये जो है यहाँ पे हमको बात की गई है। देखिए यहाँ पे जो बात की गई है सारी आप वो देखेंगे जब पूरा का पूरा जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है। हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसकी जो है यहाँ पे बात की गई है कि भाई व्यावसायिक वातावरण आपको खतरे और अवसर दोनों के बारे में अपॉर्चुनिटी देता है। जो पहले पहचान लेता है, भाई पहले आओ पहले पाओ, सिंपल सी बात है, जो पहले पहचान लेता है वो पहले पा लेता है, उसको जो है लाभ मिलता है। इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में। जो कंपनी समय रहते अपॉर्चुनिटी को भांप लेती है, जो संगठन समय रहते भांप लेता है उसको लाभ मिलता है, जो नहीं रह पाता उसको जो लाभ नहीं मिल पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के रिगार्डिंग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड टू इनकरेज ई ट्रांजेक्शन बाय इनकरेज द यूज ऑफ प्लास्टिक मनी थ्रू डेबिट कार्ड एंड गिफ्ट कार्ड और नेट बैंकिंग बाय अलाउइंग डिडक्शन इन यूजेस चार्जेस फीस इनकम टैक्स अजम्पशन। विच कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डज इट रिप्रेजेंट। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ये जो बात कह रहा है भाई जो सरकार है वो ई ट्रांजैक्शन को जो है बढ़ावा दे रही है आजकल, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है ई ट्रांजैक्शन कीजिए, मतलब पेमेंट वगैरह जो है वो प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब चीज़ों से जो है आप ट्रांजैक्शन कीजिए, जिससे कि आपको जो है फीस में, इनकम टैक्स में, इन सब चीज़ों में आपको जो है डिडक्शन मिलेगी अगर आप इन सब चीज़ों से पेमेंट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे व्यावसायिक वातावरण के किस कंपोनेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है बात की गई है। तो यहाँ पे सरकार का व्यवसाय के प्रति जो दृष्टिकोण रहता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आता है प्लानिंग इज द, नियोजन जो है वो इसका पहला काम होता है प्रबंध का। ये तो सिंपल सी बात है, नियोजन प्रबंध का पहला काम है। उसके बाद कहता है द कंपोजिशन प्लान विच इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट, फाइंडिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम, प्रोसीजर। यहाँ पे नियोजन के जो वो होते हैं, नियोजन के जो योजनाओं के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो क्या कह रहा है, द कंपोजिट प्लान विच इन्वॉल्व सेटिंग अप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, फाइंडिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये हिंदी में यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे योजना के किस प्रकार के बारे में बात की गई है, जिसका ये कह सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दीर्घकालीन उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और उस उद्देश्य के निर्धारण के लिए
संसाधनों का आवंटन किया जाता है, ये यहाँ पे बात की गई है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो है भाई मोर्चाबंदी स्ट्रैटेजी की यहाँ पे जो है बात की गई है। जब आप बुक से स्ट्रैटेजी का मीनिंग पढ़ेंगे, जब आप बुक से स्ट्रैटेजी का मीनिंग पढ़ेंगे तो ये पूरा आपको मिलेगा। दीर्घकालीन उद्देश्य को निर्धारित करना और उन उद्देश्य को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज वगैरह का आवंटन करना, ये स्ट्रैटेजी जो है फोकस करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्ट्रैटेजी। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज वे इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्टैंडर्डाइज वे इन विच अ टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म, मतलब एक काम को अच्छे से अच्छे तरीके से, किस तरीके से कैसे पूरा किया जाए वो कौन बताता है, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजी या मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है मेथड की, पद्धतियों की यहाँ पे बात की गई है। देखो प्रोसीजर बताता है किसी भी काम को करने का क्रम क्या होना चाहिए, और मेथड आपको बताता है पद्धतियाँ कि किसी भी काम को जो क्रम बताया गया है अब उसमें से एक पर्टिकुलर वर्क अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरीके से किया जाएगा वो पद्धति बताती है, वो मेथड बताती है। उसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑन कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम और टेकिंग डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन ऑन कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम और टेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑन कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम एंड टेकिंग डिसीजन, मतलब कि एक संगठन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए वो जो सोल्यूशन है जो वो खुद कस्टमाइज करती हैं और डिसीजन लेती हैं, निर्णय लेती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है यहाँ पे पॉलिसी कहा जाता है, नीतियाँ। नीतियों का मतलब क्या होता है, योजनाओं के प्रकार के अंदर जब आप पढ़ेंगे, नीतियों का मतलब होता है जो कि एक संगठन के अंदर डिसीजन लेने में कर्मचारियों को जो है हेल्प करती हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। पॉलिसीज़ का जो है करेक्ट आंसर है। योजनाओं के प्रकार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और व्यावसायिक वातावरण के आयाम। उसके बाद कहता है इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली रियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से पता चल गया कि भाई क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंश्योर्ड विच एक्टिविटी विल हैव टू बी परफॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंश्योर्ड विच एक्टिविटीज़ विल हैव टू बी परफॉर्म, क्या क्या एक्टिविटी की जाएंगी। सबसे पहली बात तो इन द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी ऑल द एक्टिविटी बोथ बिग एंड स्मॉल, पहले सारी किसी भी काम को करने, ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए कितनी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, और जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी, चाहे उसमें छोटी एक्टिविटीज़ हो चाहे उसमें बड़ी एक्टिविटी हो, दोनों हो, कोई भी हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। अब एक अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए मुझे पता चला 20 एक्टिविटी करनी है, तो 20 डिपार्टमेंट थोड़ी ना बना देंगे। सम सिमिलर एक्टिविटी आर पुट टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट, तो वो सारी की सारी क्रियाएं जो कुछ एक जैसी होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, सारी परचेज वाली एक्टिविटी परचेज डिपार्टमेंट को थमा दी, सेल वाली एक्टिविटी सेल्स डिपार्टमेंट को थमा दी, फाइनेंस वाली फाइनेंस डिपार्टमेंट को थमा दी। जो सिमिलर एक्टिविटी होती है उनका ग्रुपिंग करके हम एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। इन दिस वे सम नेसेसरी डिपार्टमेंट आर सेटअप, जिससे कि संगठन के अंदर कुछ डिपार्टमेंट बन जाते हैं। द रीजन फॉर डूइंग सो इज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ऐसा करने का क्या इरादा होता है हमारा कि भाई इतनी 20 डिपार्टमेंट थोड़ी ना बना देंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, बेफालतू की कॉस्टिंग लगेगी, तो इन सब से बचने के लिए हम जो है ऐसा करते हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच स्मॉलर एक्टिविटी आर पुट टुगेदर एंड डिपार्टमेंट आर सेटअप। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे जो है किसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बात की गई है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई है, जहाँ पे सभी क्रियाएं, जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका ग्रुपिंग करके, समूहीकरण करके उनका हम क्या कर देते हैं, विभागीकरण कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है जोश लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि पूरी इंडिया के अंदर
टू व्हीलर को प्रोड्यूस करने की एक लार्जेस्ट कंपनी है। इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ अबाउट 42% इन द टू व्हीलर कैटेगरी। उसका मार्केट शेयर जो है वो 42% है पूरा। द कंपनी हैड विटनेस्ड अमंग अ 30% ड्रॉप in the company had witnessed almost a 30% drop in the booking as the currency crunch was promoting people to without hold new purchase due to demonetization. Therefore, the production manager of the company had decided to align production to factor in slower sale in the market. In the context of the above case, identify and explain the function of management being discussed in the above line. हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे प्रबंध के जो है किस कार्य की यहाँ पे बात की गई है। Which limitation of the function of the management identify of the above part of the question was to production manager trying to overcome due to monetization. पहले तो आपको इस क्वेश्चन का जो है मतलब आपको जो है पता होना चाहिए। चलो मैं पहले आपको आसान बताता हूँ। पहले आसान देखिए जो सीधे क्वेश्चन है। कह रहा है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कमेंट, ये जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार आता है कि नियोजन जो है वो आगे देखना है और नियंत्रण जो है वो पीछे देखना है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भाई नियोजन को आगे देखना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी प्लान्स किए जाते हैं वो फ्यूचर को देख के किए जाते हैं और फ्यूचर आगे जो आने वाला है, इसलिए जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो फ्यूचर को देख के बनाए जाते हैं। और कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक क्यों कहा जाता है? नियंत्रण को पीछे देखना क्यों जी किया जाता है? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटी की गई हैं, जो हमने काम किया है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग को पीछे देखना कहा जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि प्लानिंग इज लुकिंग बैक एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, ये भी हो सकता है। तो ये पूरा उस पर अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, सीधा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से जो है कर लीजिएगा। कंट्रोलिंग का मीनिंग बताइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। केवल 3 नंबर में कंट्रोलिंग का मीनिंग आपसे पूछा गया है, तो आपको केवल एक लाइन में मत लिख दीजिएगा आज ही वास्तविक कार्य की तुलना प्रमाणित कार्य से की जाती है। बस भाई आपको यहाँ बताना पड़ेगा, 3 नंबर में पूछ रहा है आपसे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज़्यादा, एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे। कह रहा है डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ बताइए और उसके जो हैं 3 प्रिंसिपल के बारे में बताइए। स्टेट एनी 3 प्रिंसिपल, द टेलर के प्रिंसिपल के बारे में बताना है। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत की, वैज्ञानिक प्रबंध के नहीं, प्रबंध के सिद्धांत की आपको जो है यहाँ पे 3 महत्व बताने इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है व्हाट आर सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संदेशवाहन के अंदर व्हाट आर द सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। संदेश वाहन की हमें जो है बाधाएं बतानी है, संदेश वाहन के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई संदेश वाहन करते समय हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लाइक एक होती है भाषा संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, संगठनात्मक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, 4 तरीके की बाधाएं होती हैं। सारी की सारी बाधाएं आप जो है यहाँ पे लिख देंगे। कह रहा है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंटरप्राइज टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट। कह रहा है why it is important for business enterprise to understand their business environment, explain briefly। कह रहा है एक बिजनेस के लिए, एक संगठन के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना क्यों जरूरी हो जाता है, क्या जरूरी है। तो यहाँ पे आपको व्यावसायिक वातावरण के महत्व के बारे में लिखना है। व्यावसायिक वातावरण के महत्व के बारे में आप देख लीजिए, व्यावसायिक वातावरण का जो महत्व है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, केस स्टडी देख लीजिए और महत्व देख लीजिए, विशेषता लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। व्यावसायिक वातावरण का क्या अर्थ होता है? एक्सप्लेन डायनामिक नेचर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द फीचर। इसकी व्यावसायिक वातावरण की इन 2 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, गत्यात्मक और अनिश्चितता, इन दोनों विशेषताओं के बारे में।
तो भाई इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व, इसके आयाम एक कितना भरा पड़ा है, और डीमोनेटाइजेशन, उदारीकरण, ये सब भरा पड़ा है। ये सब आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम में आपके बनते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हो गया आपका, उसके बाद ये तो एक सारा उसी से ही रिलेटेड है, वो पैराग्राफ से पढ़ के हम देखेंगे। ये भी पैराग्राफ से पढ़ के हम देखेंगे। कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक हमको बतानी है डेट हेल्प इन डेवलपिंग स्टैंडर्ड टू बी फॉलो थ्रू आउट द। एक मिनट रुकिए, ये मैं बताता हूँ आपको। पहले हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 4 पॉइंट डेट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। नियंत्रण के 4 मैथ सीधा सीधा आप लिख देंगे। यहाँ पे कह रहा है स्टेट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। नियंत्रण की प्रक्रिया, सीधा सीधा पॉइंट लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम से छापना है आपको और सीधा कुछ नहीं है। एक्सप्लेन हाउ डायरेक्टिंग हेल्प इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे निर्देशन के बारे में आपसे पूछा गया है कि निर्देशन जो है वो एक संगठन का कुशलता और प्रभावपूर्ण फंक्शन जो है, कार्य किस तरीके से है। यहाँ पे आप उसका महत्व आपको बताना है डायरेक्टिंग का, कि डायरेक्टिंग निर्देशन जो है वो क्या करता है। और लिखा हुआ है टू सेटिस्फाई द सोशल एंड फिजिक नीड्स विच टाइप ऑफ इंसेंटिव आर नीडेड। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ सच इंसेंटिव। यहाँ पे आपसे मोटिवेशन, अभिप्रेरण की यहाँ पे बात की गई है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मास्लो ने जो पिरामिड बताया है, उसके अंदर क्या कहते हैं, सोशल नीड्स के अंदर सोशल नीड्स कौन सी होती हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, सोशल नीड्स की अगर हम बात करें तो भाई मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और समाज में सम्मान पूर्वक रहना चाहता है। वो चाहता है उसके मित्र संबंधी हों जिसके साथ वो अपना दुख सुख बांट सके, अपना दुखड़ा जो है वो रो सके। ये जो है यहाँ पे बात की गई है। 2 तरीके की नीड्स के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान भोजन, ये, और सोशल सामाजिक दुख सुख वगैरह ये सब। तो कह रहा है इन दोनों नीड्स को अचीव करने के लिए हमें किस तरीके के इंसेंटिव्स की ज़रूरत होगी, मतलब वित्तीय वालों की ज़रूरत होगी या नॉन वित्तीय वालों की ज़रूरत होगी। देखो भाई, रोटी कपड़ा मकान ये सब आपको पहले तो पता चाहिए फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बात की गई है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों की बात की गई है, क्योंकि जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो फाइनेंशियल से पूरी होंगी। ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं फाइनेंशियल से पूरी होती हैं, और सोशल वाली जो आवश्यकताएं हैं वो नॉन फाइनेंशियल से पूरी होती हैं, जिसके अंदर आप पद लिख सकते हो। ठीक है, आप जो है जॉब सिक्योरिटी लिख सकते हो, एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट लिख सकते हो, कर्मचारी भागीदारी, कोई भी लिख सकते हो। फाइनेंशियल के अंदर तो कुछ भी लिख सकते हो, वेतन भत्ते, बोनस, लाभ, सहभागिता, अनुलाभ, कुछ भी लिख सकते हो। 2 वित्तीय लिख दीजिएगा, 2 गैर वित्तीय लिख दीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू थिंक मैनेजमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फुल प्लेज प्रोफेशन, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या प्रबंध जो है वो एक पेशा है, ये हमको यहाँ पे बताना है कि क्या प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्रबंध को पेशा माना जाता है या नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बता चुका हूँ कि भाई विज्ञान, कला और पेशे के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, सारी विशेषताएं आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। यही आया 6 नंबर का, कला और विज्ञान आ ही नहीं सकता 6 नंबर का, क्योंकि उसकी तो विशेषताएं 3 है। मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस इंटर रिलेटेड फंक्शन। कमेंट, तो हमें बताना है कि प्रबंध जो है वो एक सतत प्रक्रिया जो है वो क्यों है। 6 नंबर में इसी को ही एक्सप्लेन करना है, देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है अ न्यूली अपॉइंटेड पर्सोनल मैनेजर इज ऑफ द व्यू डैट देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग द वर्कर। एक नया मैनेजर जो है, एक नया प्रबंधक जो है आया, जिसका ये मानना है कि भाई कर्मचारियों को
प्रशिक्षण की ज़रूरत, ट्रेनिंग की ज़रूरत जो है वो नहीं है। डू यू थिंक एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन, सपोर्ट योर आंसर। इसमें आपको प्रशिक्षण का महत्व बताना है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण क्यों देनी चाहिए। प्रशिक्षण संगठन के लिए भी और कर्मचारी के लिए भी, दोनों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो कर्मचारी और संगठन दोनों का प्रशिक्षण का क्या महत्व होता है ये आपको यहाँ पे जो है लिख कर बताना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुभव हैज सेट अप एन एक्सपोर्ट हाउस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर इन फैशन डिजाइनिंग। अनुभव ने अपना एक एक्सपोर्ट हाउस जो है सेटअप कर लिया फैशन डिजाइनिंग में मास्टर करके। एज द क्वालिटी ऑफ द गारमेंट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज। गारमेंट्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का कच्चा माल उसमें यूज किया गया है। ही अज्योर दैट द फैब्रिक मीट द रिक्वायरमेंट बाय कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट। इस चीज को देखने के लिए कि भाई गारमेंट की जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं, इसलिए उसने कई तरीके के टेस्ट किए, जैसे कि श्रिंकेज टेस्ट किया, टेस्टिंग ऑफ कलर फास्टनेस ऑफ वॉशिंग, कलर फेटनेस ऑफ लाइट, कलर फेटनेस ऑफ परबिरेशन एक्सेट्रा। कई तरीके के टेस्ट किए थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट, जिससे कि सारे टेस्ट उसने किए। लेटर ऑन द प्रोडक्शन एरिया फैब्रिक इंस्पेक्शन इज ऑल्सो कंडक्टिंग बाय स्टॉपिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बाद में क्या हुआ, कई तरीके के टेस्ट किए, पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर से इंस्पेक्शन किया गया और भाई कुछ गड़बड़ी देखी गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन को रोका गया। द टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द डेविएशन। ये टेस्ट जो करा गया जिससे पता चला क्या गड़बड़ी आ रही है फैब्रिक के अंदर, ये डेविएशन क्या करता है, द टेस्ट हेल्प टू डिटेक्ट द डेविएशन, ये विचलनों का पता लगाता है ये टेस्ट, एंड ऑल्सो टेक करेक्टिव एक्शन। और अब विचलन का पता चला कि भाई क्या गड़बड़ी आ रही है, उसको सही किया गया। मोर ओवर ही इंश्योर दैट द कंप्लीट ट्रेनिंग अबाउट प्रोडक्शन वर्क was given to every worker at the time of joining his export house। और उसने ये भी देखा that complete training about the production worker, प्रोडक्शन विभाग में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको कंप्लीट प्रशिक्षण, कंप्लीट ट्रेनिंग जो है देनी चाहिए हर वर्कर को ज्वाइनिंग के टाइम पे ही। कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस identify the function of management being performed by Anubhav by conducting test to assure that the quality of the garment manufacturing in the export house। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो कंट्रोलिंग की बात की गई है, ठीक है, कंट्रोल नियंत्रण की यहाँ पे बात की गई है। नियंत्रण के बारे में आपको बताना है और विचलनों का क्या मतलब होता है, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेन करनी है और नियंत्रण वगैरह के बारे में आप पूरा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसमें भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, जो कि बड़े बड़े हैं, पूरा केस स्टडी है, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा जो है लंबी हो रही है। तो अभी आप जो है इतने क्वेश्चनों को कीजिए, जो वो केस स्टडी के पूरे जो क्वेश्चन है उसके लिए हम जो है अलग से लेकर आएंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। मैं कल देखता हूँ, कल इसको जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसको आप जो है प्रिपेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वैसे इजी है, अगर आप करोगे तो हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही है पैराग्राफ टाइप के, उसी से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी।